अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मैं रियाज अहमद उत्तर प्रदेश से आप देख रहे हैं हमारा खास शो बातें दुनिया की। इस शो में हम आपको दिखाएंगे ईरान पर कार्रवाई की चेतावनी के बीच सऊदी ने दिखाई ताकत, ड्रोन मिसाइलों का वीडियो किया जारी। IRGC की 65वीं लहर में इसराइल के 2 शहरों पर मिसाइल हमला, ऊर्जा ठिकानों पर खतरा। ईरान ने खोल दिया मिसाइलों का पिटारा, खाड़ी देशों में मचा हड़कंप। ईरान के IRGC के प्रवक्ता शहीद, अमेरिका इसराइल पर लगा हमले का आरोप। दक्षिण लेबनान में RT के पत्रकार पर हमला, रूस ने इजरायली राजदूत को किया तलब। हंडाला साइबर हैकर्स ने मोसाद का खोला राज, सीनियर अफसर के 1 लाख गुप्त दस्तावेज लीक। ईरान का बड़ा दावा, इसराइल कर सकता है अरामको पर हमला, ईरान को चाहता है फंसाना। IRGC ने अमेरिकी विमान वाहक पोत पर कसा तंज, बोला US जेराल्ड फोर्ड की वापसी ने खोल दिया अमेरिका का पोल। ईरान जंग में अमेरिका का साथ नहीं देगा स्विट्जरलैंड, हथियारों की सप्लाई पर लगाई रोक। हाइफा रिफाइनरी पर ईरानी मिसाइल हमला, काम काज ठप, मची अफरा तफरी। अल अक्सा मस्जिद में ईद की नमाज पर इजरायली फौज का हमला, बाब अल साहिरा में भगदड़। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का इजराइल पर निशाना, बोले अगर दुनिया नहीं रुकी तो आग लग जाएगी। भारत सऊदी अरब में हमले में भारतीय नागरिक की मौत, भारतीय एम्बेसी ने जताया दुख। ईरान ने ब्रिटेन को दी चेतावनी, अमेरिका को अगर दिए बेस तो हमले में शामिल समझेंगे। UN प्रमुख गुटरेस का बड़ा बयान, ईरान और अमेरिका इजराइल दोनों कर रहे हैं जंग के अपराध। लेबनान पर इजराइल के हमले तेज, मरने वालों का आंकड़ा 1000 पार, मचा हाहाकार। अब सिलसिलेवार तरीके से खबर का आगाज करते। ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की चेतावनी के बाद सऊदी अरब ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। सऊदी रक्षा मंत्रालय ने अपने सशस्त्र बलों की कार्रवाई का एक वीडियो जारी किया। इस फुटेज में सऊदी सेना के ड्रोन और मिसाइल इंटरसेप्शन ऑपरेशन को दिखाया गया। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे सऊदी एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही मार गिरा रहे। सऊदी रक्षा मंत्रालय का ये कदम उस वक्त आया जब पूरे क्षेत्र में ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जंग छिड़ी हुई है। हाल ही में ईरान ने सऊदी अरब के ऊर्जा ठिकानों पर भी हमले किए, जिसके बाद रियाद की सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। वीडियो जारी होने के बाद अरब में लोगों का हौसला बढ़ा है। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि सऊदी सेना देश की सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है और किसी भी खतरे का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल रेडी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह वीडियो ईरान और उसके सहयोगियों के लिए एक साफ संदेश है कि सऊदी अरब किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। फिलहाल इस वीडियो पर ईरान की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ जो इजराइल से है। ईरान के सरकारी मीडिया IRGC के अनुसार ईरान ने हालिया सैन्य कार्रवाई में 65वीं लहर ऑपरेशन के तहत नई नसरुल्लाह बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने दावा किया इस हमले में इजराइल के शहर हाइफा और अस्दोद में प्रमुख राजनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया गया है। IRGC के मुताबिक ये हमला उन लक्ष्यों पर किया गया जिन्हें क्षेत्र में सुरक्षा खतरों के रूप में देखा जा रहा था। हालांकि अभी तक हमले में हुई क्षति या हताहतों की संख्या पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव में अचानक इजाफा देखा गया, खासकर ऊर्जा सुविधाओं पर हमले की आशंका के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल इजराइल की ओर से इस हमले पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। दूसरी तरफ ईरान ने एक साथ कई खाड़ी देशों पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला बोल दिया। जानकारी के मुताबिक ईरान ने कतर पर 14 बैलिस्टिक मिसाइल और
संयुक्त अरब अमीरात पर 13 बैलिस्टिक मिसाइल और 27 ड्रोन से हमला किया। सऊदी अरब के आसमान में भी ईरान की मिसाइलों को रोका गया। कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी मिसाइलें दागी गईं। पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। अब देखना यह है कि अमेरिका और इन देशों की तरफ से इस पर क्या जवाब दिया जाता है। फिलहाल हर तरफ टेंशन का माहौल है और लोग घरों में बैठने को मजबूर हैं। ईरान से एक खबर है कि ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नईमी के शहीद होने की खबर है। IRGC ने जुमा को जारी बयान में कहा कि अमेरिका और इजराइल की आतंकी स्ट्राइक में उन्हें शहीद कर दिया गया है। IRGC ने इस कायराना हमले पर दुख जताया है और ईरान के रहनुमा आयतुल्लाह सैयद मुश्तबा खामनेई, ईरानी जनता, फौजी कमांडरों और पत्रकारों को शोक संदेश दिया है। बयान में कहा गया कि ये हमला रमजान के आखिरी दिन सुबह किया गया। बयान के मुताबिक नईमी पिछले 40 साल से IRGC में सेवा दे रहे थे। 1980 के दशक के बाद में इराक की जंग हो या फिर हालिया ट्रू प्रॉमिस ऑपरेशन, उन्होंने हर जगह जिम्मेदारी से अपना फर्ज निभाया। उन्हें जिहाद और कुर्बानी की इतिहास में अहम शख्सियत बताया गया है। IRGC ने ये भी कहा कि नईमी नरम जंग सॉफ्ट वार के मैदान में दिए गए विचार और तरीके आगे भी उनकी फौज के लिए रास्ता दिखाते रहेंगे। फिलहाल इस हमले के बाद ईरान में शोक का माहौल है और तनाव बढ़ गया है। दूसरी तरफ दक्षिण लेबनान में इजरायली सेना द्वारा ब्रिटिश पत्रकार स्टीव सोनी और उनके कैमरा मैन को निशाना बनाए जाने के बाद रूस ने बड़ी कार्रवाई की है। रूसी विदेश मंत्रालय ने इजरायली राजदूत को तलब कर लिया। जानकारी के मुताबिक ईरान की प्रेस टीवी के अनुसार ये हमला तब हुआ जब पत्रकार अपनी ड्यूटी पर थे। हालांकि अभी तक हमले में हुई क्षति या जान माल के नुकसान की पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। रूस की तरफ से इस हमले पर रोष जताया गया है और इजरायली राजदूत से स्पष्टीकरण मांगा गया। रूस का कहना है कि पत्रकारों को निशाना बनाना किसी भी सूरत में कबूल नहीं किया जाएगा। फिलहाल इजराइल की तरफ से अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। दक्षिण लेबनान में तनाव का माहौल बना हुआ है और पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर कड़े सवाल उठ रहे हैं। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट से जो एक बड़ी खबर निकल कर आ रही वो ये है कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद की गोपनीयता पर बड़ा झटका लगा है। हंडाला नाम के संगठन ने मोसाद के एक सीनियर अधिकारी से जुड़े 1 लाख से अधिक गुप्त दस्तावेज लीक कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक ये दस्तावेज बेहद संवेदनशील हैं और इनमें मोसाद की गुप्त कार्रवाइयों, ऑपरेशनों और रणनीतियों से जुड़ी जानकारियां शामिल बताई जा रही। हंडाला ने दावा किया कि इस लीक ने मोसाद की पूरी सीक्रेट व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है। इजराइल की तरफ से अभी इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। ये लीक इजराइल की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी बड़ी मात्रा में गुप्त दस्तावेज लीक होना मोसाद के इतिहास की सबसे बड़ी सुरक्षा चूक हो सकती है। फिलहाल हंडाला की तरफ से और दस्तावेज लीक करने की धमकी दी गई है, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा। दूसरी तरफ खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता ने बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल क्षेत्र के ऊर्जा ढांचे पर हमले की प्लानिंग कर रहा है, जिसमें सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको भी शामिल है। प्रवक्ता ने दावा किया कि इजराइल का पुराना तरीका रहा है कि वह तोड़ फोड़ करके ईरान पर इल्जाम लगाए और क्षेत्र के देशों के बीच फूट डाले। उन्होंने कहा कि इजराइल की ये मंशा शैतानी है और इससे पूरे इलाके में बवाल खड़ा हो सकता है। ईरान ने चेतावनी दी कि अगर
ऐसी कोई हरकत हुई तो उसके अंजाम बुरे होंगे। फिलहाल सऊदी अरब और दूसरे खाड़ी देशों की तरफ से इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये दावा सही साबित हुआ तो पूरे क्षेत्र में ऊर्जा संकट गहरा सकता है और तेल के दामों में भारी उछाल आ सकता है। मैं आपसे पिछली कई वीडियो में बता चुका हूं कि इजराइल ईरान के साथ साथ कतर, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात इन खाड़ी के देशों को भी अपना दुश्मन मानता है और मौका मिलते ही वो इन्हें कमजोर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसराइल के लिए ग्रेटर इसराइल बनाने में जिसका सबसे ज्यादा हिस्सा जाएगा वो सऊदी अरब का है। और आज अगर सऊदी कमजोर होता है तो इसराइल का ग्रेटर इसराइल बनाने का सपना आसान हो जाएगा और यही उसकी दशकों पुरानी मंशा है। उसके लिए ईरान तो बस एक मोहरा है। अगली खबर है फिलिस्तीन से। पवित्र अल-अक्सा मस्जिद परिसर में ईद उल फित्र की नमाज के मौके पर इजरायली फौज ने फलस्तीन नमाजियों पर हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक बाब अल साहिरा दमिश्क गेट के पास नमाजी जब ईद की नमाज के लिए नजदीक जगह पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, तभी इजरायली सैनिकों ने उन पर लाठियां और आंसू गैस के गोले बरसा दिए। हालत ये हो गई कि वहां भगदड़ मच गई और कई नमाजी घायल हो गए। सबसे दर्दनाक बात ये रही कि अल अक्सा मस्जिद के दरवाजे बंद रखे गए, जिससे नमाजी अंदर जाकर नमाज नहीं पढ़ सके। फलस्तीनी लोग सड़कों पर ही ईद की नमाज पढ़ने को मजबूर हो गए। फलस्तीनी अधिकारियों ने इस हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि इस ईद जैसे पवित्र मौके पर नमाजियों पर हमले करना बर्बरता है। इजराइल की तरफ से अभी इस मामले पर कोई बयान नहीं आया है। पूरे क्षेत्र में इस घटने से गुस्से की लहर दौड़ गई। फिलिस्तीनी लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध जताया और कहा कि वो अपनी नमाज और अपनी जमीन के लिए लड़ते रहेंगे। दूसरी तरफ ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने अमेरिकी विमान वाहक पोत USS जेराल्ड की वापसी को लेकर बड़ा बयान दिया है। IRGC का कहना है कि इस पोत का पीछे हटना अमेरिकी सैन्य ताकत की पोल खोलकर रख देता है। IRGC के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका दुनिया को अपनी ताकत का डींग हाँकता था, लेकिन जब असली वक्त आया तो उसके बड़े बड़े जहाज पूंछ दबाकर भाग गए। उन्होंने कहा कि ये वापसी अमेरिकी सत्ता के खोखलेपन की सबसे बड़ी मिसाल है। ईरान ने दावा किया कि अमेरिका अब पहले जैसा नहीं रहा। वो जितना दिखावा करता है असल में उतनी ताकत उसके पास नहीं है। IRGC ने कहा कि अगर अमेरिका सच में इतना ताकतवर होता तो अपने जहाजों को इस तरह भागने नहीं देता। अभी तक अमेरिकी सेना की तरफ से इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि IRGC का ये बयान ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच आया है। USS जेराल्ड फोर्ड को भूमध्य सागर में तैनात किया गया था, जिसे हाल ही में वापस बुला लिया गया। दूसरी तरफ ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इजराइल की आतंकवाद और आक्रामकता पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर दुनिया ने अब डटकर सामना नहीं किया कि इसकी लपटें कई देशों को अपने चपेट में ले लेंगी। पेजेश्कियान ने कहा कि इजराइल लगातार क्षेत्र में आग लगाने का काम कर रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चुप्पी साधे बैठा है। उन्होंने कहा अगर दुनिया मजबूती से खड़ी होने में नाकाम रही तो इसकी आग कई लोगों को जलाकर राख कर देगी। ईरानी राष्ट्रपति ने इस्लामिक देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अपील की कि वो अपनी नींद से जाग जाएं। उनका कहना था कि अगर आज फिलिस्तीन और लेबनान में जो हो रहा है उस पर रोक नहीं लगाई गई तो कल ये आग किसी और देश तक पहुंच जाएगी। पेजेश्कियान ने इस बयान के बाद क्षेत्र में हलचल तेज
हो गई, लेकिन अभी तक इजराइल की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान की तरफ से लगातार इस तरह की चेतावनी देना ये संकेत देता है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा हो सकता है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जंग पर स्विट्जरलैंड ने बड़ा फैसला लिया है। स्विट्जरलैंड ने अमेरिका को हथियारों की सप्लाई पर रोक लगा दी है। जुमा को जारी बयान में स्विट्जरलैंड सरकार ने कहा कि ईरान के साथ चल रहे अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र संघर्ष में शामिल देशों को युद्ध सामग्री का निर्यात इस संघर्ष की अवधि के लिए अधिकृत नहीं किया जा सकता। सरकार ने साफ शब्दों में कहा, अमेरिका को युद्ध के लिए हथियार अभी सप्लाई नहीं की जा सकती। स्विट्जरलैंड का ये कदम उसकी सदियों पुरानी तटस्थता की नीति के तहत उठाया गया। यूरोप का ये देश कभी भी किसी युद्ध में सीधे तौर पर शामिल नहीं होता है और न ही युद्ध में शामिल देशों को हथियार की सप्लाई करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि स्विट्जरलैंड के इस फैसले से अमेरिका को झटका लग सकता है, क्योंकि स्विस कंपनियां गोला बारूद और अन्य सैन्य उपकरणों की सप्लाई में अहम भूमिका निभाती हैं। हालांकि अमेरिका की तरफ से इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। दूसरी तरफ सऊदी अरब में हालात खराब होने के बीच 18 मार्च को हुए हमलों में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई। भारतीय एम्बेसी ने इस बात की पुष्टि की है। सऊदी अरब में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए जानकारी दी कि हमले में एक भारतीय नागरिक की जान चली गई है। एम्बेसी ने कहा, दूतावास परिवार और स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है। एम्बेसी ने कहा, दूतावास परिवार और स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है। इस मामले में हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि हमला किसने किया और मृतक की पहचान क्या है, लेकिन पूरे क्षेत्र में ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच जारी तनाव के बीच ये घटना सामने आई है। भारत सरकार की तरफ से सऊदी अरब में मौजूद भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की गई। विदेश मंत्रालय परिस्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने की तैयारी भी की जा रही है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे किसी भी स्थिति में एम्बेसी के हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। दूसरी तरफ ईरान की मिसाइल ने इजराइल की हाइफा रिफाइनरी पर बड़ा हमला कर दिया। कंपनी ने जुमा को जानकारी दी कि गुरुवार को हुए इस हमले में रिफाइनरी के अहम बिजली ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। इजराइल की ऑयल रिफाइनरीज कंपनी ने बताया कि मिसाइल हमले में पावर सिस्टम को निशाना बनाया, जो एक सर्विस फैसिलिटी को सप्लाई दे रहा था। ये बिजली का ढांचा किसी तीसरी पार्टी के पास है, लेकिन रिफाइनरी के काम काज के लिए बेहद अहम था। कंपनी ने दावा किया कि तबाही के बावजूद ज्यादातर प्रोडक्शन यूनिट चालू हैं, बाकी को भी जल्द ही दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। कंपनी के मुताबिक पूरी तरह से कामकाज शुरू होने में कुछ दिन लग सकते हैं। दूसरी तरफ ईरान ने ब्रिटेन को साफ चेतावनी दे दी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री वाइवेट कूपर से फोन पर बातचीत में कहा कि अगर ब्रिटेन ने अमेरिका को अपने सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करने की इजाजत दी तो इसे ईरान पर हमले में शामिल होना माना जाएगा। अराक्ची ने अपने टेलीग्राम चैनल पर जारी बयान में कहा, अमेरिका और इजराइल शासन ने सारी अंतर्राष्ट्रीय नियमों को ताक पर रखकर हमारे देश पर हमला किया। उन्होंने ब्रिटेन और कुछ यूरोपीय देशों के इस हमले पर नकारात्मक और पक्षतापूर्ण रवैये की आलोचना की। ईरान के विदेश मंत्री ने यूनाइटेड नेशन चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत आत्मरक्षा के अपने अधिकार पर जोर देते हुए कहा कि हमने पड़ोसी देशों की संप्रभुता का सम्मान किया और उन पर हमला करने का कोई इरादा
नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से अमेरिकी अड्डे इन्हीं देशों में हैं और यहीं से हम पर हमला किया जा रहा है। उन्होंने साफ कहा, ये कार्रवाई निश्चित तौर पर हमले में शामिल होना मानी जाएगी और दोनों देशों के संबंधों के इतिहास में दर्ज होगी। साथ ही हम अपने देश की संप्रभुता और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने अधिकार को सुरक्षित रखते हैं। ब्रिटेन के विदेश मंत्री कूपर ने इस संघर्ष के राजनीतिक और आर्थिक असर पर चिंता जताई, खासकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बढ़ते तनाव को लेकर। उन्होंने स्थिति शांत करने की दोनों पक्षों से अपील की। दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चल रहे संघर्ष को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, अमेरिका, इजराइल गठबंधन और ईरान दोनों ही युद्ध अपराधों के दोषी हो सकते हैं। अमेरिकी पब्लिकेशन पॉलिटिको को दिए इंटरव्यू में गुटेरेस ने कहा, अगर ईरान पर या ईरान की तरफ से ऊर्जा ढांचे पर हमले हो रहे तो मुझे लगता है कि इसे युद्ध अपराध मानने के लिए उचित आधार मौजूद हैं। गुटेरेस का ये बयान उस वक्त आया जब दोनों तरफ से ऊर्जा ठिकानों पर हमले तेज हो गए। बुधवार को इजराइल ने ईरान के साउथ पर्स गैस फील्ड पर हमला किया। इसके जवाब में ईरान ने कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात में तेल और गैस सुविधाओं पर मिसाइलें दागी। सबसे बड़ा झटका कतर को लगा। ईरानी मिसाइल ने कतर के रास लफान गैस फील्ड को निशाना बनाया, जो दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी गैस उत्पादक है। कतर एनर्जी सीईओ के मुताबिक इस हमले से कतर का गैस उत्पादन अगले 5 सालों में 17% तक गिर गया है। गुटेरेस के इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हड़कंप मच गया। उन्होंने दोनों पक्षों को संयम बरतने और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने की अपील की है। फिलहाल अमेरिका और इजराइल की तरफ से गुटेरेस के इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और इजराइल तो अंतर्राष्ट्रीय कानून को मानता ही नहीं। इजराइल तो अंतर्राष्ट्रीय कानून को अपने जूतों की नोक पर रखकर गजा में जो मौत का तांडव मचाया उसको पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन गुटेरेस का ये बयान इजराइल और अमेरिका के लिए माने रखता हो या न रखता हो, लेकिन बाकी दुनिया के लोगों के लिए ये एक अहम बयान माना जाता है। दूसरी तरफ इजराइल ने दक्षिण लेबनान में रात भर हमले जारी रखे। लेबनान की सरकारी मीडिया नेशनल न्यूज एजेंसी एनएन के मुताबिक कई गांवों पर हमले हुए और बहुत से लोग जख्मी हो गए। लेबनान के सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 2 मार्च से अब तक इजरायली हमलों में लेबनान में 1000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इनमें 79 महिलाएं, 118 बच्चे और 40 हेल्थ केयर कर्मचारी भी शामिल हैं। 2584 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। हालात इतने बुरे हैं कि अस्पतालों में मरीजों की भरमार हो गई। डॉक्टरों के मुताबिक दवाइयों और इलाज की कमी हो गई। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने मदद की अपील की है, लेकिन हमले इतने तेज हैं कि राहत पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। इजराइल की तरफ से इन हमलों पर अभी कोई बयान नहीं आया। दूसरी तरफ ईरान ने इजराइल के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी है। क्षेत्र में तनाव चरम पर है और लोगों को जान बचाकर भागने को मजबूर होना पड़ रहा है। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।